नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव स्टडी में। मैं हूं आपके साथ अभयराज। आज हम इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में लड़ा गया था। आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज को हम चला रहे थे, जिसमें ये 5वां लेक्चर है। इसमें हम बक्सर के युद्ध से संबंधित तथ्य यानी फैक्ट, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आंसर भी हल करेंगे। तो बक्सर का युद्ध है जो कि 1764 में लड़ा गया था। इसकी पृष्ठभूमि को हम समझेंगे, इसके कारणों को समझेंगे, इसकी प्रक्रिया को समझेंगे, इसके परिणामों को जानेंगे और उसके बाद संधि होती है उसको भी समझेंगे। और उसके बाद दैध शासन अंग्रेजों के द्वारा बंगाल में लगाया जाता है, उस प्रक्रिया को भी हम समझेंगे। अब हम मैप के माध्यम से समझते हैं कि जो बक्सर है उसकी लोकेशन क्या है। तो बक्सर की लोकेशन ये है, यहाँ पर ये बक्सर की लोकेशन है। अब ये वर्तमान में बिहार में पड़ता है, ठीक है। तो इस लोकेशन को हम समझ सकते हैं, ये लोकेशन है इसकी। अब हम इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ तो उसमें अंग्रेजों के द्वारा सिराजुद्दौला को हरा दिया जाता है और सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वह था मीर जाफर। तो मीर जाफर को प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। जब अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया तो मीर जाफर के द्वारा अंग्रेजों को कुछ उपहार दिए जाते हैं। इसमें जो कंपनी के अधिकारी थे उनको मीर जाफर के द्वारा धन दिया जाता है। साथ ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनमें कंपनी को मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। इससे जो वहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं उनके जो काम धंधे हैं वो चौपट हो जाते हैं। और साथ ही कंपनी को कलकत्ता के पास 24 परगना जमींदारी दे दी जाती है। इसके बावजूद भी कंपनी इससे संतुष्ट नहीं होती है और जो मीर जाफर है वो कंपनी को किस्तों के भुगतान के लिए बर्धमान, नादिया और हुगली, ये बंगाल के क्षेत्र हैं, तो इन क्षेत्रों का जो राजस्व है वो कंपनी को सौंप दिया जाता है। यानी इन क्षेत्रों का जो टैक्स मीर जाफर यानी बंगाल का नवाब वसूलता था, अब इन क्षेत्रों का टैक्स है वो कंपनी वसूलना प्रारंभ कर देती है। चूँकि बंगाल क्षेत्र की जो आर्थिक शक्ति है वो कंपनी के पास चली जाती है, अधिकतम जो पैसा है, धन है बंगाल से आने वाला, वह कंपनी को मीर जाफर के द्वारा प्रदान कर दिया जाता है। तो इससे जो बंगाल का राजकोष है वह रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है। और जब राजकोष में पैसे नहीं होंगे तो जो वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था है वो सही से नहीं चल पाएगी और प्रशासनिक अव्यवस्था या अराजकता फैल जाती है। अब मीर जाफर के द्वारा अंग्रेजों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही थी। इसके कारण मीर जाफर भी अंग्रेजों से धीरे धीरे परेशान होने लगा और उसके बाद मीर जाफर ने डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों को पराजित करने की एक योजना बनाई। चूँकि मीर जाफर है वह काफ़ी परेशान हो गया था कंपनी से। उसके बाद 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। ये बेदरा का युद्ध अंग्रेज और डचों के बीच होता है, जिसमें अंग्रेजों की तो जीत हो जाती है और डचों की हार हो जाती है। अब जो मीर जाफर डचों की सहायता लेने वाला था, अब यहाँ पर डच हार हो जाने के कारण वह भी समाप्त हो जाती है। चूँकि मीर जाफर है वह अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की भी योजना बना रहा था, तो साथ ही अंग्रेज जिस प्रकार की आर्थिक सहायता मीर जाफर से चाहते थे वो मीर जाफर कर नहीं पा रहा था। इसलिए अंग्रेज़ों ने अब मीर जाफर की जगह कोई और कठपुतली नवाब बनाने का प्रयास किया और इसी क्रम में अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को नवाब के पद छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया और मीर जाफर के स्थान पर उनका जो दामाद था मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नवाब बनाने की प्रक्रिया है वो 1760 में संपन्न होती है और इसी को उसने रक्तहीन क्रांति का नाम दिया। लेकिन क्या ये वास्तव में एक क्रांति थी? इसका हम परीक्षण करते हैं। तो इसको क्रांति कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि इसका कुछ कारण है। जब भी किसी क्षेत्र में क्रांति की घटना होती है तो वहाँ पर वहाँ की जनता की प्रत्यक्ष रूप से बड़ी भूमिका होती है। लेकिन जो ये सत्ता परिवर्तन हुआ था बंगाल में, इसमें जनता की, जो बंगाल की जनता है, उसकी कोई भूमिका नहीं थी। क्रांति के दौर में
राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, लेकिन इस सत्ता परिवर्तन की घटना के कारण राजनीतिक क्षेत्र में भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि अब एक कठपुतली नवाब के स्थान पर दूसरा कठपुतली नवाब अंग्रेजों ने बना दिया था और अंततः जो बंगाल की वास्तविक शक्ति थी वह अंग्रेजों के पास ही रही। तो इस घटना को क्रांति नहीं कहा जा सकता, जो कि ब्रिटिश जो गवर्नर था बंगाल में वेंसीटार्ट, उसने कहा था ऐसे रक्तहीन क्रांति, तो हम इसे क्रांति की संज्ञा नहीं दे सकते। 1757 से लेकर के और 1760 तक बंगाल का नवाब मीर जाफर रहा। उसके बाद अंग्रेज है उसको बदल देते हैं और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। मीर कासिम है वह 1760 से लेकर 1763 तक बंगाल का नवाब रहता है। अब चूंकि अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया, तो अब मीर कासिम की जिम्मेदारी बनती है कि वह अंग्रेज़ों को कुछ उपहार दें। इसी क्रम में इसने अंग्रेज़ों को उपहार स्वरूप बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव के क्षेत्र प्रदान कर दिए। तो इन्होंने जमीन ही प्रदान कर दी अंग्रेज़ों को और साथ ही कंपनी को एक बड़ी धनराशि भी प्रदान करी। लेकिन चूँकि पहले से ही बंगाल का जो राजकोष है वो खाली पड़ा हुआ था और साथ में इस तरह के एक्स्ट्रा उपहार भी मीर कासिम के द्वारा अंग्रेजी कंपनी को दे दिए गए, लेकिन कंपनी फिर भी मानने को तैयार नहीं थी। लगातार और भी मांगे उनकी हो रही थी, लेकिन मीर कासिम अंग्रेजों की इन मांगों को पूर्ण करने में सक्षम नहीं था। लेकिन मीर कासिम में कुछ खूबियाँ भी थी। वह एक कुशल और महत्वाकांक्षी नवाब था। तो उसने नवाब बनने के बाद जो बंगाल की नौकरशाही है उसका पुनर्गठन किया और प्रशासनिक क्षेत्र में ऐसे लोगों को अपने प्रशासन में रखा जो कि उसके विश्वास पात्र हो, और अंग्रेज़ों के जो साथी लोग थे उनको वहाँ से अलग किया। साथ ही उसने जो उसकी सेना थी उसको आधुनिक प्रशिक्षण दिया और प्रशिक्षण के लिए फ्रांसीसियों को नियुक्त किया, और उसने बंगाल की राजधानी जो कि पहले मुर्शिदाबाद थी उसे और मुंगेर शिफ्ट कर दिया। तो इस प्रकार से मीर कासिम ने कई कदम उठाए। साथ ही जो अंग्रेज़ व्यापारी हैं उनको बंगाल के नवाब के द्वारा पास दिया जाता था व्यापार करने के लिए, लेकिन अंग्रेज़ व्यापारी इसका दुरुपयोग करते थे और इससे नवाब के टैक्स में भारी नुकसान होता था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मीर कासिम ने पूरे आंतरिक व्यापार यानी बंगाल का जो भी अंदर का व्यापार होता था उसे टैक्स फ्री कर दिया। अब चूंकि टैक्स फ्री कर दिया तो अब प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, तो इससे कंपनी को नुकसान होना प्रारंभ हो गया और इससे अंग्रेज़ों के जो विशेष अधिकार थे नवाब के द्वारा जो कि दिए गए थे उनका हनन हुआ। और इसी बात को लेकर अंग्रेज़ है वो मीर कासिम से भी नाराज़ हो गए। तो यहाँ पर मीर कासिम ने कुछ ऐसी गतिविधियाँ की, चाहे राजधानी को शिफ्ट करना हो, चाहे नौकरशाही का पुनर्गठन करना हो, सेना को आधुनिक प्रशिक्षण देना हो और आंतरिक व्यापार को टैक्स फ्री कर देना हो। तो इससे अंततः अंग्रेज़ों को नुकसान हुआ और अंग्रेज़ फिर मीर कासिम से भी नाराज़ हो गए। इसी क्रम में 1763 में मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष छिड़ गया और उसके बाद अंग्रेज़ों से मीर कासिम वहाँ पर पराजित हुआ और मीर कासिम वहाँ से भागकर अवध पहुँच गया। और अवध का नवाब उस समय था शुजा-उद-दौला और अवध में ही मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय शरण प्राप्त किए हुए था। जब बंगाल का नवाब भी अवध में शरण प्राप्त करने के लिए गया तो बंगाल के नवाब मीर कासिम के द्वारा शुजा-उद-दौला को और शाह आलम द्वितीय को राजी कर लिया जाता है और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन बना लिया जाता है। अब इसी पूरी प्रक्रिया में बक्सर युद्ध के कारण निकल कर आते हैं। उनमें यदि हम बिंदुवार समझें तो नवाब के द्वारा अंग्रेज़ों की बढ़ती मांगें पूरी नहीं की जा रही थी, तो ये भी एक कारण था बक्सर युद्ध का। और अंग्रेज़ों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग करने का नवाब द्वारा सभी आंतरिक व्यापार पर टैक्स फ्री कर देने से अंग्रेज़ों को आर्थिक हानि हुई, जिससे अंग्रेज़ नाराज़ थे। और मीर कासिम बंगाल का वास्तविक नवाब बनना चाहता था, यानी बंगाल की जो वास्तविक रियल पावर है उसको अपने हाथों में लेना चाहता था,
जबकि अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते थे। अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल के नवाब पद पर एक कठपुतली नवाब होना चाहिए और बंगाल की जो वास्तविक शक्ति है वो अंग्रेजों के पास ही रहनी चाहिए, जबकि मीर कासिम ये नहीं चाहता था। अब हम बक्सर के युद्ध की प्रक्रिया को समझते हैं। बक्सर का युद्ध है वह 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। इसमें भी दो पक्ष थे। एक तरफ अवध का नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल का शरणार्थी नवाब मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम का गठबंधन था। तो दूसरी तरफ अंग्रेज थे और अंग्रेजों की तरफ से बक्सर के युद्ध में जो नेतृत्व कर रहा था वह था हेक्टर मुनरो। ये युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर में होता है और एक वास्तविक सैन्य युद्ध होता है जिसमें दोनों तरफ की सेनाएं आपस में युद्ध करती हैं और इस युद्ध में जो गठबंधन था वह हार जाता है और जो अंग्रेज है वह जीत जाते हैं। तो बक्सर के युद्ध में वास्तविक सैन्य युद्ध हुआ था और उसमें अंततः अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हो जाती है। अब हम बक्सर के युद्ध के परिणामों को समझते हैं। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज है वो बिना छल कपट के जीते थे। क्योंकि प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेज है उन्होंने छल कपट किया था और सिराजुद्दौला के जो सेनापति था मीर जाफर उसे अपने पक्ष में कर लिया और अंततः एक सैन्य युद्ध प्लासी के युद्ध में नहीं हुआ था, लेकिन बक्सर के युद्ध में वास्तविक सैन्य युद्ध हुआ था और इसमें अंग्रेजों ने किसी प्रकार का छल कपट नहीं किया बल्कि प्रत्यक्ष युद्ध करके विजय हासिल की थी। अवध के योग्य नवाब को पराजित करने के बाद कंपनी की प्रतिष्ठा बढ़ गई, क्योंकि जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला वो काफ़ी योग्य और कुशल नवाब था, लेकिन अंग्रेजों ने उसको भी पराजित कर दिया। और जब किसी योग्य और कुशल नवाब को शासक को पराजित किया जाता है तो जो जीतता है उसकी प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ जाती है। अब अंग्रेजों ने बंगाल पर पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। चूँकि प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेजों के पास इतना राजनीतिक अधिकार नहीं था जितना कि बक्सर के युद्ध के बाद उन्होंने बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। तो वास्तव में हस्तांतरण की इस प्रक्रिया का प्रारंभ प्लासी के युद्ध में प्रारंभ हुआ था और इसकी चरम परिणति बक्सर के युद्ध में हुई थी। तो जो प्रक्रिया प्लासी के युद्ध में शुरू हुई थी तो उसका अंततः चरम अवस्था है वो बक्सर के युद्ध में प्राप्त हो गई अंग्रेजों को। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की दो संधियां हुई, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि है वो 12 अगस्त 1765 में हुई और ये संधि अंग्रेज गवर्नर क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी। इसमें जो प्रावधान थे वो इस प्रकार थे कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। ये प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद जो मुगल सम्राट था तो उससे आधिकारिक रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की अंग्रेजों को दीवानी प्राप्त हो गई। दीवानी का मतलब ये है कि आर्थिक क्षेत्र में अब सर्वे सर्वा है वह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई और आर्थिक गतिविधियां है अब कंपनी के नियंत्रण में आ चुकी थी ऑफिशियली, क्योंकि इसकी परमिशन दी थी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। और कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया ताकि सम्राट है वो किसी प्रकार की बाद में अन्य गतिविधियां न चलाए। कंपनी ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से इलाहाबाद और कड़ा, ये दो जिले थे, इनको लेकर के मुगल सम्राट को दे दिया। तो यहाँ पर ये तीन प्रावधान मुख्यतः इलाहाबाद की प्रथम संधि में हुआ, जो कि अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि के 4 दिन के बाद इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई 16 अगस्त 1765 को। ये संधि अंग्रेजी गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। इसमें जो प्रावधान थे वो इस प्रकार थे कि इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष भाग नवाब को वापस कर दिया, क्योंकि इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र है वह जो मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय उसको दिया था। और उसके साथ ही
कंपनी ने अवध में कर मुक्त व्यापार की सुविधा प्राप्त कर ली अवध के नवाब से। तो बंगाल में भी टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति अंग्रेजों को प्राप्त हो चुकी थी और दीवानी अधिकार भी प्राप्त हो चुके थे। अब इलाहाबाद की द्वितीय संधि के माध्यम से अवध में भी टैक्स फ्री व्यापार करने की सुविधा कंपनी को प्राप्त हो गई और नवाब के खर्चे पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। अब चूंकि सेना तो अंग्रेजी है लेकिन उसका खर्चा उठा रहा है अवध का नवाब, तो इससे अंग्रेजों को दो फायदा हो रहे हैं। एक तो अवध का नवाब है वह बाद में अंग्रेजों के खिलाफ अन्य गतिविधियां नहीं चला सकता, साथ ही अंग्रेजी सेना का जो खर्च है वह भी बच गया और नवाब ने 50 लाख रुपए युद्ध हर जाने के रूप में कंपनी को देने की बात स्वीकार की। क्योंकि बक्सर का युद्ध हुआ था तो उसमें कंपनी ने इसका जिम्मेदारी अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को सौंप दी और उसे कहा कि इस युद्ध में जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसका हर्जाना आपको देना पड़ेगा और उसकी रकम तय की 50 लाख रुपए। जब संधियों की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो अंग्रेजों के द्वारा बंगाल में दैद शासन लगा दिया जाता है और ये दैद शासन 1765 से लेकर और 1772 तक लगातार रहता है। अब इस दैद शासन को लगाने के लिए अंग्रेज अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव, चूँकि वह 1757 से और 60 तक भारत में रहा था, उसके बाद ब्रिटेन चला गया, तो 1765 में पुनः उसे भारत में बुलाया गया और उसने ही दैद शासन की स्थापना की थी। तो ये दैद शासन किस प्रकार है इसको हम समझते हैं। दैद शासन में दो प्रक्रियाएं हैं, एक तरफ होते हैं दीवानी अधिकार और एक तरफ होती है प्रशासनिक जिम्मेदारी। किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए आर्थिक गतिविधि और प्रशासनिक गतिविधि ये दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं। तो जो दीवानी अधिकार है यानी वित्तीय शक्ति है वो तो कंपनी के नियंत्रण में आ चुकी थी और जो प्रशासनिक जिम्मेदारी है वह नवाब की जिम्मेदारी बन चुकी थी। प्रशासनिक क्षेत्र में प्रशासन, पुलिस, न्याय आदि कार्य आते थे और कुछ महत्वपूर्ण न्याय और पुलिस की व्यवस्था थी उस पर भी अंग्रेजों का अंततः नियंत्रण रहा। तो इस प्रकार बंगाल में अब जो आर्थिक शक्ति है, वित्तीय शक्ति है वह तो कंपनी के पास है और जो बेगार का काम है वह प्रशासनिक काम है वह नवाब की जिम्मेदारी बन जाती है। अब नवाब और कंपनी की बंगाल में अलग अलग स्वतंत्र सत्ता स्थापित हो गई, ठीक है, लेकिन जिसके पास आर्थिक शक्ति होती है वही अच्छे से प्रशासनिक शक्ति को अच्छे से चला सकता है। लेकिन यहाँ पर नवाब के पास प्रशासनिक जिम्मेदारी तो है लेकिन आर्थिक शक्ति उसके पास नहीं है। चूँकि 1757 से लेकर और 1760 तक बंगाल का नवाब था मीर जाफर और 1760 से लेकर 1763 तक बंगाल का नवाब बना दिया गया था मीर कासिम को। तो मीर कासिम भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देता है तो 1763 में पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है और ये 1763 से और 1765 तक बंगाल का नवाब रहता है। लेकिन 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद बंगाल का नवाब के उत्तराधिकार की समस्या हो जाती है। तो मीर जाफर का एक बेटा था जो कि अल्पवयस्क था और उसका नाम था नजमुद्दौला, ठीक है। तो नजमुद्दौला है वो 1765 में बंगाल का नवाब बन जाता है और उसी समय पर जब बंगाल का नवाब नजमुद्दौला था उसी के कार्यकाल में इलाहाबाद की संधि की जाती है। तो ये फैक्ट है, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो वह नजमुद्दौला था। तो इस प्रक्रिया में कंपनी ने बंगाल की प्रशासनिक कार्यों की देखरेख व नियंत्रण के लिए नायब सूबेदार मोहम्मद रजा खां को बनाया। अब यहाँ पर नायब सूबेदार होता है प्रशासनिक जिम्मेदारी को संभालने वाला। चूँकि आर्थिक जिम्मेदारी तो पहले ही कंपनी के नियंत्रण में थी और मीर जाफर के बेटे नजमुद्दौला को नाम मात्र का बंगाल का नवाब बनाया और उसके ऑफिशियली उसके हाथ में थी प्रशासनिक जिम्मेदारी और चूँकि ये था अल्पवयस्क तो जिम्मेदारियों को सही
नहीं निभा सकता था, इसलिए अंग्रेजों ने अपना एक प्रतिनिधि नायब सूबेदार के रूप में मोहम्मद रजा खां को यहाँ पर बना दिया। तो इस प्रकार नजमुद्दौला अब केवल नाम मात्र का शासक रह गया, नवाब रह गया। अब हम समझते हैं कि अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैध शासन क्यों लगाया। तो इसका कारण था, कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यदि राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले ली जाती तो बंगाल की जनता को असंतोष होता, जनता विद्रोह कर सकती थी, और इससे यदि जनता विद्रोह करती तो वहाँ पर अशांत क्षेत्र बन जाता और कंपनी अपनी व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से नहीं चला सकती थी। इससे अंततः कंपनी को आर्थिक हानि होती। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में लेने से कंपनी बचती रही, और साथ ही कंपनी है वह प्रशासनिक कठिनाइयों से बचना चाहती थी, क्योंकि कंपनी के पास इतने अधिकारी नहीं थे जो कि पूरे बंगाल के प्रशासन को संभाले, और कंपनी के जो अधिकारी थे उनके पास स्थानीय भाषा और स्थानीय लोगों के जीवन पद्धति के संबंध में इतनी अच्छी जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने यही समझा कि यहाँ के स्थानीय लोगों को ही कठपुतली नवाब के रूप में बैठा दिया जाए और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को वही संभालते रहे और आर्थिक जो शक्ति है उसको अपने नियंत्रण में हम ले ले। ठीक है, इंग्लैंड की सरकार कंपनी को नियंत्रण में ले सकती थी, तो ये भी एक खतरा था, क्योंकि अंग्रेज है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में अधिकार कर रहे थे, और यदि डायरेक्ट वो राजनीतिक सत्ता को भारत में लेती तो इससे इंग्लैंड में जो सरकार थी वह भी कंपनी को अपने नियंत्रण में ले सकती थी। तो इससे बचने के लिए भी उन्होंने द्वैध शासन की स्थापना की थी। साथ ही बंगाल में जो अन्य यूरोपीय शक्तियाँ थी, फ्रांसीसी, डच, तो वह भी व्यापार कर रही थी। तो यदि अंग्रेज राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में ले लेते तो फ्रांसीसी और डच वह भी इसका विरोध करते और उनको अन्य संघर्ष को भी सामना करना पड़ता। अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की तो उसमें कई प्रकार के दोष भी थे, जिसके कारण बाद में इस द्वैध शासन को उन्हें हटाना भी पड़ा। इसके दोष इस प्रकार थे, जो प्रशासनिक व्यय था उसको उठाने के लिए नवाब के पास असमर्थता थी। चूँकि नवाब है वह आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हो चुका था और उस पर संपूर्ण रूप से कंपनी का नियंत्रण था, जिससे प्रशासनिक अराजकता, अव्यवस्था फैल चुकी थी। तो नवाब के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को सही से नहीं चलाया जा सकता था। साथ ही कंपनी ने क्योंकि टैक्स में वृद्धि कर दी थी, और टैक्स अधिकतम किस पे थोपा जा रहा था? किसानों पर। किसानों का शोषण प्रारंभ हो गया और किसान गरीबी और भूखमरी की ओर चले गए। तो यहाँ पर किसानों की बहुत बड़ी दुर्दशा हो गई थी, क्योंकि किसानों से अधिकतम टैक्स वसूलने का काम है वो कंपनी ने प्रारंभ कर दिया था। साथ ही चूँकि सारे व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया, इसलिए जो स्थानीय शिल्प उद्योग थे वो सभी चौपट हो गए। अब चूँकि उसमें काम करने वाले लोग हैं वे भी अब बेरोजगार हो जाते हैं। इस प्रकार बंगाल में बेरोजगारी भी लगातार बढ़ जाती है। और साथ ही कंपनी के जो अधिकारी थे वो अपना प्राइवेट व्यापार करने पर अधिक बल देने लगे, और कंपनी का जो सामूहिक व्यापार था उसको कम ध्यान देने लगे। तो इस प्रकार से जो अंततः कंपनी को हानि होना भी प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार इस द्वैध शासन के अंतर्गत कई प्रकार की कमियां थी, जिसके कारण अंततः द्वैध शासन को बंगाल से हटाना पड़ा। 1772 में अंग्रेजी अधिकारी है जो कि ब्रिटिश बंगाल का गवर्नर बन के आता है, जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके द्वारा बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है और बंगाल की सत्ता है वो प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले ली जाती है। अब बंगाल की दीवानी अधिकार और प्रशासनिक अधिकार दोनों ही कंपनी के हाथ में आ जाते हैं। अब बंगाल के नवाब को शासन के कार्य से मुक्त कर दिया गया और बंगाल के नवाब को 16 लाख वार्षिक पेंशन निश्चित कर दी गई। और इस वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में एक राजस्व परिषद की स्थापना की, जो कि पूरे क्षेत्र का टैक्स इकट्ठा करती थी, और देसी कलेक्टरों की जगह अंग्रेजी कलेक्टरों की नियुक्ति कर दी, जिससे कि कंपनी के विश्वास पात्र अधिकारी है वो साथ में जुड़े रहे। तो इस प्रकार बंगाल से द्वैध शासन की अंततः समाप्ति हो जाती है।
बंगाल के ब्रिटिश गवर्नरों के संबंध में कुछ फैक्चुअल जानकारी है जिनको हम समझ लेते हैं। 1757 से और 60 तक जो बंगाल का ब्रिटिश गवर्नर था वह रॉबर्ट क्लाइव रहा। उसके बाद 1760 से लेके और 64-65 तक बेंसी टार्ट है वो ब्रिटिश गवर्नर रहा। उसके बाद 65 में फिर से रॉबर्ट क्लाइव को भारत में बुलाया जाता है और 1765 से और 67 तक रॉबर्ट क्लाइव पुनः बंगाल का ब्रिटिश गवर्नर रहा। उसके बाद 1767 से और 69 तक बेरलेस्ट बंगाल का ब्रिटिश गवर्नर रहा और 1769 से 72 तक कर्टियर गवर्नर रहा। उसके बाद 1772 से लेकर और 74 तक वॉरेन हेस्टिंग्स आता है, वह बंगाल का गवर्नर रहा। तो इस प्रकार जो वॉरेन हेस्टिंग्स था वह बंगाल का अंतिम गवर्नर था। और उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया जाता है और अब उस पद के स्थान पर गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो ये पद सबसे पहले प्राप्त करता है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का गवर्नर जनरल 1774 से 85 तक वॉरेन हेस्टिंग्स रहता है। ये फैक्चुअल जानकारी है जो कि प्रश्नों में डायरेक्ट आ जाती है। 1765 में अंग्रेजों ने सिलहट की दीवानी प्राप्त कर ली। सिलहट एक क्षेत्र है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पड़ता है और सिलहट की दीवानी जब अंग्रेजों ने प्राप्त कर ली तो सिलहट को गारो और जैंतिया पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए अंग्रेजों ने सड़कों का निर्माण किया। सड़कों के निर्माण के क्रम में और इस सड़क निर्माण का विरोध पहाड़ी पर रहने वाले खासी जनजाति के लोगों ने विरोध किया और इसका नेतृत्व है वह तीरथ सिंह ने किया था। तो यहाँ पर अंग्रेजों को पहला जनजाति विद्रोह का सामना करना पड़ा। अब हम इस लेक्चर से संबंधित प्रश्नों का हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ऑप्शन ए अलीवर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर, डी मीर कासिम। ये प्रश्न IAS प्रीलिम्स 2005 में आया हुआ प्रश्न है। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो राजधानी में परिवर्तन किया था वह किया था मीर कासिम ने। जब अंग्रेजों से वह तंग आ चुका था और उनसे किसी प्रकार से अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को अलग रखना चाहता था, इसी क्रम में उसने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? ऑप्शन ए गारो, बी खासी, सी कुकी, डी दिपराहा। ये प्रश्न IAS प्रीलिम्स 2002 में आया हुआ प्रश्न है। हाल ही में हमने इस लेक्चर के माध्यम से पढ़ा कि जब सिलहट की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो जाती है तो वो सड़क का निर्माण करते हैं और सड़क के निर्माण के विरोध में पहाड़ी पर रहने वाले खासी जनजाति के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है और अंग्रेजों का सर्वप्रथम खासी जनजाति से संपर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी बॉन्डीवास का युद्ध, डी पानीपत का तीसरा युद्ध। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश PCS प्रीलिम्स 1990 और 2003 में पूछा गया है। 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा ए बक्सर का युद्ध, क्योंकि बक्सर के युद्ध को ही निर्णायक युद्ध माना जाता है। उसके बाद ही अंग्रेजों की वास्तविक सत्ता है वो भारत में संस्थापित हुई थी, क्योंकि प्लासी के युद्ध में वास्तविक रूप से स्थापित नहीं हुई थी और बॉन्डीवास का युद्ध है वह फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था, तो उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बक्सर के युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की सत्ता को स्थापित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम, डी नजमुद्दौला। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश PCS मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो हमने लेक्चर के माध्यम से इसको पढ़ा था कि 1763 से लेकर और 1765 तक जो बंगाल का नवाब था वह मीर जाफर था और मीर जाफर बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मीर जाफर। क्वेश्चन नंबर 5, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन ए औरंगजेब,
बी शाह आलम प्रथम, सी बहादुर शाह जफर, डी शाह आलम द्वितीय। ये प्रश्न मध्य प्रदेश पीसीएस परीक्षा 2005 में पूछा गया है। तो हमने लेक्चर के माध्यम से समझा था कि बक्सर के युद्ध के समय जो सम्राट था दिल्ली में मुगल, वह था शाह आलम द्वितीय। और बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, साथ ही जो शरणार्थी नवाब था बंगाल का मीर कासिम, तीनों ने गठबंधन बनाया था। इस प्रकार दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 6, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, यानी कब की थी? ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765, बी 18 अगस्त 1765, सी 29 अगस्त 1765, डी 21 अगस्त 1765। ये प्रश्न बिहार पीसीएस परीक्षा 2008 में पूछा गया है। और जब पहली इलाहाबाद की संधि हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय के मध्य, तो वह संधि हुई थी 12 अगस्त 1765। और उसी संधि के प्रावधान के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार मुगल सम्राट शाह आलम के द्वारा ये दीवानी प्रदान की जाती है प्रथम इलाहाबाद की संधि के प्रावधान के अंतर्गत 12 अगस्त 1765 को। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता था। ऑप्शन ए हेक्टर मुनेरो, बी क्लाइव, सी वॉरेन हेस्टिंग्स, डी बेंसीटार्ट। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से जो लीडरशिप की थी वह की थी हेक्टर मुनेरो ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसके द्वारा बंगाल की द्वैध शासन पद्धति लागू की गई? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी क्लाइव, सी बेलेजली और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो द्वैध शासन पद्धति है वह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में लागू की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन बंगाल में द्वैध शासन पद्धति की समाप्ति की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने, जबकि इसमें लागू करने के बारे में पूछा है तो लागू तो रॉबर्ट क्लाइव ने ही की थी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 1960 ईस्वी में मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद से हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। ये कथन सही है और इसी घटना को वेंसीटार्ट ने एक क्रांति का नाम दिया, लेकिन ये वास्तव में क्रांति नहीं थी। कथन 2, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। ये भी कथन सही है, क्योंकि मीर कासिम के द्वारा अंग्रेजों से प्रशासनिक व्यवस्था को अलग रखने के लिए राजधानी को बदला गया और यह राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी गई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उसमें दोनों कथन सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी 1 और 2। इस लेक्चर के माध्यम से आपने बक्सर युद्ध के संबंध में फैक्ट, कॉन्सेप्ट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को समझा। मुझे आशा है कि इस लेक्चर के माध्यम से आपने इतिहास के संबंध में काफ़ी जानकारी प्राप्त की होगी। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।